आज सुनेंगे कहानी मेरे पापा। नई नई शादी के बाद यह मेरी पहली रसोई थी। दादी के कहे अनुसार मैं उस सुबह जल्दी उठकर सुनहरे गोटे वाली पीली साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। तभी सासू माँ मेरे कमरे में आकर बोली, नंदिनी थोड़ी देर में किचन में आ जाना, मृदुल की बुआ जी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवाएंगी। यह कहकर वो जाने को हुई थी कि उन्हें फिर कुछ याद आया और फिर वो पलट कर मुझसे कहने लगी, देखो बहू, उनसे थोड़ा संभल कर रहना, दूसरों के काम में कमी निकालने की उनकी आदत है। वो कह रही थी कि वो तुमसे खिचड़ी के साथ साथ मीठे गुलगुले भी बनवाएंगी, तुम बना लोगी ना? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन असल में मैं पूरी ही हिल गई, क्योंकि गुलगुले कैसे बनाए जाते हैं मुझे नहीं पता था। मायके में पापा बनाते थे और मैं मजे से खाती थी। कभी कभार खाए जाने वाले गुलगुले बनाने की रेसिपी सीखना मुझे कभी भी जरूरी नहीं लगा, पर अब मैं क्या करती। तभी फटाफट मैंने अपने रूम का दरवाजा बंद करके अपने शेफ पापा को फोन लगाया। हेलो नंदिनी, कैसी हो गई तेरी रसोई की रस्म? दादी पापा के फोन से बोली। दादी मेरी खैरियत बाद में लेना, पहले पापा को फोन दो, जल्दी इमरजेंसी है। किसकी जर्सी है? यहाँ तो किसी की जर्सी नहीं है। मेरी कम सुनने वाली दादी को मैं जोर जोर से कहकर फिर बोली, दादी जर्सी नहीं, इमरजेंसी इमरजेंसी। खैर अब पापा को फोन दो। तुरंत पापा ने फोन पकड़ा तो मैं बोली, पापा सब गड़बड़ हो गया। मृदुल ने बोला था कि मेरी पहली रसोई में मुझसे खिचड़ी बनवाई जाएगी, पर यहाँ तो खिचड़ी के साथ साथ गुलगुले भी बनाने हैं। अरे वाह, खिचड़ी और गुलगुले, क्या बढ़िया मेल है। पर इस बात से तुम इतनी परेशान क्यों हो? पापा गुलगुले बनाने हैं और मैंने हमेशा सिर्फ आपके हाथ के बने गुलगुले खाए हैं, बनाए कभी भी नहीं। अब क्या करूं? चिंता मत करो और ध्यान से मेरी बात सुनो, गुलगुले बनाना एकदम आसान है। ये कहते हुए पापा ने गुलगुले बनाने की सारी रेसिपी मुझे बता दी। यहाँ रसोई के लिए मेरे लिए बुलावा आया तो मैंने बाय पापा, बाद में कॉल करती हूँ कहते हुए फोन काटा और किचन की ओर बढ़ गई। गुड़ के पानी में पहले आटा फेंट कर रख देना, बाद में दूसरे काम करना। इससे आटा अच्छे से फूल जाता है और गुलगुले एकदम नरम बनते हैं। पापा की बताई यह बात याद करते हुए मैंने सबसे पहले गुड़ के पानी में आटा फेंट कर रख दिया। उसके बाद खिचड़ी की तैयारी में लग गई। बुआ जी सारे वक्त किचन में मेरे पास ही खड़ी रही। उनका होना मुझे थोड़ा अजीब एहसास तो दे रहा था, पर फिर भी मैंने पूरे संयम और आत्मविश्वास के साथ अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से निभा ली। वाह, क्या गुलगुले बने हैं, मृदुल के फूफा ने गुलगुले खाते हुए कहा। खिचड़ी का भी जवाब नहीं, मृदुल रसोई के कामों में तो तेरी बीवी हमेशा अव्वल ही रहेगी। इस बार बुआ सास ने मृदुल से मेरी तारीफ की तो मेरी बेचैनी कुछ कम हो गई। घर के बाकी लोगों को भी खिचड़ी और गुलगुले खूब पसंद आए। पापा के गुलगुले बनाने की रेसिपी ने तो आज कमाल ही कर दिया। मैं बहुत खुश थी कि तभी मृदुल की माँ बोली, नंदिनी तुम्हारी माँ ने सचमुच तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। सासू माँ के यह शब्द मेरे मन में कहीं अटके तो मैं कुछ कहने को हुई कि मृदुल ने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। उस वक्त मुझे मृदुल और सासू माँ का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। वे दोनों ही अच्छे से जानते थे कि मेरी माँ होते हुए भी मेरी सारी परवरिश मेरे पापा ने ही की है। चोटी बनाने से लेकर खाना बनाने तक का हर एक एक काम मेरे पापा ने ही मुझे सिखाया है, तो फिर ये झूठ क्यों? उस वक्त तो मैं चुप रह गई, लेकिन रसोई की रस्म के बाद जब हम अपने रूम में गए तो पहला सवाल मैंने मृदुल से यही पूछा, मृदुल मुझे मेरे पापा ने हर चीज सिखाई है, तो फिर सबके सामने ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि वाह तुम्हारे पापा ने इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया है? क्या पिता बेटियों को खाना बनाना नहीं सिखा सकते? क्या इसमें कोई शर्म की बात है? मृदुल मेरी हथेली थाम कर मुझे समझाने को मेरे पास बैठ गए। शांत हो जाओ नंदिनी, माँ ने तो बस ऐसे ही कह दिया ताकि बात का बतंगड़ न बने। बुआ की आदत है छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की। शायद इसीलिए माँ ने तुम्हारे पापा की जगह तुम्हारी माँ को तुम्हारे स्वादिष्ट खाना बनाने का श्रेय दे दिया होगा। बस इतनी सी बात पर तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? इतनी सी बात? मृदुल, मेरे पापा ने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है और मुझे गर्व है अपने पापा पर। थोड़ी देर की बहस के बाद बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद बुआ जी सहित बाकी के रिश्तेदार भी चले गए। जाते हुए सभी ने मेरी और मेरे संस्कारों की खूब तारीफ की। मृदुल के घर पर सभी शादी से बहुत खुश थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद होली आई और मेरे मायके के रिवाज के हिसाब से बेटी दामाद की शादी के बाद की पहली होली पीहर में ही होती है। इसलिए मैं और मृदुल मेरे पापा के घर के लिए चल दिए। जैसे ही घर के बाहर हमारी कार रुकी, ढोल वाले ढोल बजाने लगे। दरवाजे पर सुंदर रंगोली देखकर मन गदगद हो गया। पापा ने हम दोनों का स्वागत गर्मजोशी से किया। अंदर आते ही डाइनिंग टेबल पर लज्जतदार पकवान सजे हुए थे। दादी मुझ पर और मृदुल पर अपना प्यार दुलार लुटा रही थी। पापा यहाँ से वहां भाग भाग कर अपने दामाद की खातिरदारी कर रहे थे। तभी मृदुल ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया। पापा, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, आपका अपना बेटा हूँ। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? 2 घड़ी बैठकर सांस ले लीजिए। मृदुल का यह अपनापन देखकर पापा की आंखें सजल सी हो गई। वे कुछ देर तो मुझे और मृदुल को लगातार देखते रहे। माँ कोने में बैठी हमेशा की तरह कुछ कुछ बुदबुदा रही थी और दादी किचन में सबके लिए अपने हाथों की बनी स्पेशल खीर लेने चली गई थी। कुछ देर तक हमें निहारते हुए पापा बोले, चलो खाना तैयार है, अभी सब गर्मा गर्म है,
जी पापा कहते हुए मृदुल और मैं खाने को चल दिए। पूरी टेबल तरह तरह के पकवानों से भरी पड़ी थी। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दही बड़े, मेथी पूरी, मसाला पूरी, आलू गोभी, रसगुल्ला, गुजिया और किचन से आती दादी के हाथ की स्पेशल खीर। वाओ, इतना सारा खाना! दादी कमाल करती हो आप, इस उम्र में इतनी मेहनत। मृदुल ने खाने से भरी टेबल देखते हुए दादी से कहा तो दादी बोली, क्या सेहत? अरे अब कैसी सेहत बेटा, बस ये समझो कि बुढ़ापे में गाड़ी खींच रही है। बस सिर पर हाथ रखते हुए मैंने अपनी कम सुनने वाली दादी से कहा, सेहत नहीं दादी, मेहनत मेहनत। पापा, दादी के कान की मशीन कहाँ है? दादी की बात पर सभी हंस पड़े तो मैं बोली, मृदुल वैसे इस लज्जतदार खाने के पीछे दादी की कम, मेरे शेफ पापा की ज्यादा मेहनत है। हमारे घर का खाना पापा ही बनाते हैं, दादी ने यह खीर बस बनाई है ना पापा? पापा मेरी बात पर सिर्फ मुस्कुराए। मृदुल हर चीज को बड़े शौक से खाने लगे। हर डिश का स्वाद उम्दा था। खाते हुए मृदुल हर एक की तारीफ कर रहे थे। पापा सच में बहुत टेस्टी खाना है। पता है पापा, मेरे घर पर नंदिनी के हाथों के बने खाने की भी बहुत तारीफ होती है। सभी कहते हैं कि नंदिनी की माँ ने क्या खूब खाना बनना सिखाया है नंदिनी को। मृदुल की बात सुनते ही सब शांत हो गए। उनकी बात पर मुझे गुस्सा आया तो पापा बात संभालते हुए बोले, बिल्कुल, नंदिनी की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मैंने उनसे ही तो यह सब सीखा है। और फिर वही कला नंदिनी में भी आ गई। पापा की सहज सरल बातें सुनकर मेरी और दादी की आंखें भर आई। वो कब से दोहरा जीवन जी रहे थे। पत्नी होते हुए भी पत्नी के सुख से वंचित थे। दादी, माँ और मेरी सारी जिम्मेदारियां वे कितनी सहजता से निभा रहे थे। मैं पापा की ओर एकटक देख रही थी। तभी दादी बोली, नंदिनी आप मृदुल को थोड़ा आराम करने के लिए ले जाओ। इतनी दूर से गाड़ी चलाकर आया है, थक गया होगा। दादी के कहने पर हम खाना खाने के बाद आराम करने रूम में चले गए। दरअसल हम लंबा सफर तय करके जयपुर से अजमेर आए थे। रूम में पहुंचते ही मृदुल चुपचाप लेट गए और मैं गुस्से में कोई मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। मृदुल कुछ देर बाद बोले, नाराज हो? उनके सवाल का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया तो वे फिर मुझे अपनी ओर खींचते हुए बोले, यार जनरली सबकी माँ ही अपनी बेटियों को खाना वगैरह बनाना सिखाती है, इसलिए बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। जानबूझकर मैंने ये नहीं कहा। मृदुल की बात पर उदास मन से मैं बोली, पता है मृदुल, मैं सिर्फ आपकी बात से नाराज नहीं हूँ, पापा की किस्मत से नाराज हूँ। बचपन से उन्हें ऐसे ही देखती आ रही हूँ। बचपन से मतलब तुम्हारी माँ शुरू से ही ऐसी है? मृदुल के सवाल पर मैं बोली, नहीं, माँ शुरू से ऐसी नहीं थी। यह सब तो एक बहुत बुरे हादसे के बाद हुआ। जब मैं महज 2 साल की बच्ची थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं, पर दादी बताती हैं कि वह बहुत बुरा दिन था। उस दिन माँ मुझे दादी के पास छोड़कर मेरे 5 साल के भाई आर्यन को लेकर ड्राइवर के साथ कार से कहीं जा रही थी। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में कार चालक की वही मौत हो गई और मेरा 5 साल का भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता वो आखिरकार जिंदगी से हार गया। उसकी मौत के बाद माँ अपनी सुध बुध खो बैठी। बस तब से आज तक वे ऐसे ही हैं। यह सब बताती हुई मैं सिर पर हाथ रखकर गहरी उदासी में चली गई तो मृदुल ने मुझे समझाया, इट्स ओके नंदिनी, जो हुआ सो हुआ। भगवान की कृपा से देखो कितने परफेक्ट पापा है तुम्हारे पास, तुम्हें कितना प्यार करते हैं वो। मृदुल, पापा को लेकर ही तो परेशान हूं मैं। दादी से अब कुछ नहीं होता। मैं भी अब दूर चली गई। पापा अब कितने अकेले हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम उनकी दूसरी शादी करा दें। मेरी यह बात कमरे में आते पापा ने सुन ली। नंदिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो? तुम्हारी माँ भी जिंदा है और अगर वो मर भी गई होती तो भी मैं उनकी जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता, समझी तुम? ये कहते हुए पापा गुस्से में वापस चले गए। उनके गुस्से पर मैं रो पड़ी। पापा कुछ कहते नहीं मृदुल, पर पापा सचमुच बहुत अकेले हैं। मुझे सौतेली माँ का खराब व्यवहार ना मिले, यही सोचकर पापा ने कभी दूसरी शादी के लिए नहीं सोचा। माँ की इतनी लंबी सेवा करने के बाद भी वे कभी थके नहीं। न जाने किस मिट्टी के बने हैं मेरे पापा। कोई इतना धीरज वाला, इतना बहादुर कैसे हो सकता है? मैं पापा के लिए रोने लगी तो दादी कमरे में आ गई। मुझे रोता देख दादी ने मेरे रोने का कारण पूछा तो मृदुल ने दादी को सब बता दिया। दादी मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, ये पापा लोग ना ऐसे ही होते हैं, सब कुछ अपने अंदर रखने वाले। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वे फिर भी अपना गुस्सा बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चों के बड़े होते ही वे गुस्सा पीना सीख जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ एकदम चुप हो जाते हैं। तेरे पापा का भी वही हाल है नंदिनी। पता नहीं आज कैसे तुझ पर गुस्सा करके बोल गया वो। दादी, मुझे पापा की फिक्र है, इसलिए दूसरी शादी के बारे में बोल रही हूँ। क्या एक बेटी को अपने पिता की खुशियों के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है दादी? बिल्कुल है, पर आज नहीं। हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। आज तो मृदुल शादी के बाद पहली बार यहाँ आया है। आज होली के दिन घर का माहौल मत बिगाड़। कुछ देर में पापा का गुस्सा कम हुआ तो हम होली खेलने की तैयारी में लग गए। मृदुल और मैंने सबको रंग लगाया। कुछ और मीठे दिन गुजार कर हम वापस अजमेर से जयपुर आ गए। वक्त अपनी गति से चलता रहा। पापा से मैं रोज फोन पर बात करती रहती, समय निकालकर बीच बीच में अजमेर भी हो आती। शादी के 2 साल ही हुए थे कि मैं उम्मीद से हो गई। पूरे 9 महीने बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो दोनों परिवारों में खुशी गूंज उठी। पापा दादी और माँ को लेकर अजमेर से जयपुर आए
तो मैं माँ को देखकर दंग रह गई। माँ को लेकर पापा कभी बाहर नहीं जाते थे, तो फिर माँ यहाँ कैसे आई? मैं कुछ सोच ही रही थी कि माँ ने मेरे बेटे को गोद में लेकर सालों बाद एक स्पष्ट शब्द बोला, आर्यन। आर्यन, ये तो मेरे उस भाई का नाम था जिसकी सूरत मुझे ठीक से याद नहीं थी। सब स्तब्ध थे। पापा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मैं एकदम नॉर्मल व्यवहार दिखा रही थी। एक नवजात शिशु ने वो चमत्कार कर दिखाया था जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए थे। उसके बाद पापा, माँ और दादी कुछ दिनों मेरे साथ जयपुर में ही रहे। माँ नानी होने का हर फर्ज निभा रही थी। मेरे बेटे की किस्मत ऐसे नाना नानी पाकर सच में निहाल हो गई थी। फिर पापा, माँ और दादी मेरे बेटे को अपना आशीष और उसे आर्यन नाम देकर वापस चले गए। माँ की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आता गया और पापा की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। मैं कुछ माह बाद 5 माह के आर्यन को लेकर मायके गई तो इस बार डाइनिंग टेबल पर पहले से भी ज्यादा व्यंजन परोसे गए थे। माँ ने मेरे लिए सौंठ गुड़ के लड्डू बनाए थे। मृदुल भी मेरे साथ थे। कुछ देर बाद हमने खाना खाया तो मृदुल बोले, वाह पापा, क्या खूब खाना बनाया है। तो पापा हंसते हुए बोले, इस बार तुम्हारी सास यानी कि नंदिनी की माँ ने रसोई तैयार की है, मैंने तो बस उनकी मदद की है। दामाद जी, अब उनकी भी तारीफ कर दो। वो क्या है ना कि मर्द तो यह बात झेल जाते हैं, पर स्त्री अपने हाथ के बने खाने की तारीफ सुने बिना नहीं रह पाती। तभी दादी बोली, जिस दिन स्त्रियां अपने बने खाने की तारीफ सुनना छोड़ देंगी, उस दिन दुनिया के सभी स्वाद फीके पड़ जाएंगे। सच कह रही हैं आप दादी माँ, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरी माँ यह सुनकर मुस्कुरा दी। मुझे पता था कि खाना माँ ने कम, पापा ने ज्यादा बनाया था। माँ तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वो एकदम से सारे काम कैसे संभाल सकती थी। पर पापा रसोई में माँ की उपस्थिति से बहुत खुश थे। माँ के ठीक होने से मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन पापा को उनका पुराना साथ फिर से मिल गया, इस बात से मैं और भी ज्यादा खुश थी। मृदुल कुछ दिनों के लिए मुझे अजमेर छोड़कर जयपुर चले गए थे। अब पापा शेफ माँ के साथ मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ नया और स्पेशल बना रहे थे। ये लो तुम्हारी माँ के हाथ का बना स्पेशल हलवा। इस तरह पापा बहुत खुश थे और मैं उनके हाथ की बनी चीजों को खाकर समझ जाती थी कि यह शेफ पापा के हाथों का ही कमाल है। पर मैं भी उनके छोटे से प्यारे से झूठ से खुश होती। असल में ऐसे ही तो होते हैं पापा, खुद कभी किसी बात का श्रेय नहीं लेते, धीरज और प्यार से किसी जादूगर की तरह सब ठीक कर देते हैं, बिल्कुल मेरे शेफ पापा की तरह। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक मस्त रहें, खुश रहें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियां। धन्यवाद।